लाइन समझना, संपत सरल व्यंग का एक बड़ा शिलालेख है हमारे पास। इस समय हिंदी कवि सम्मेलन के पास संपत सरल से बड़ा व्यंगकार नहीं है। ये मैं आपको प्रामाणिकता के साथ सुरेंद्र जी की उपस्थिति में कह रहा हूं। उनका तेवर क्या है? नेतागण बदनाम बहुत हैं पर उनको आराम बहुत है। दुख झेले भगवान राम ने, चेलों में सुखराम बहुत है। आपकी तालियां थोड़ी कमजोर आई। वो ट्यूबलाइट की तरह का कवि है, बल्ब हास्य की तरह है, इधर दबाया इधर हास्य। ट्यूबलाइट व्यंग की तरह थोड़ा सा समय लेता है दिमाग की यात्रा करते करते। मैं एक और छोटा उदाहरण दे देता हूं, फिर उस बड़े कवि को, बड़े व्यंग्यकार को आवाज देता हूं। काजू भरे हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है रामराज्य विधायक निवास में। ऐसा तीखा लिखने वाला कवि व्यंग्यकार भाई संपत सरल जयपुर से हमारे बीच में हैं। बड़े व्यंग्यकार के लिए की बड़ी तालियां हो, उसके बाद तो आपसे बजवाई लेंगे। आज ये संपत सरल बॉलिंग है। वाह। बताया कि आदरणीय कलेक्टर साहब, एसपी साहब यहाँ बैठे हैं। इससे एक संदेश ये भी गया कि राजसमंद का प्रशासन रात में भी सुनता है। बहुत अच्छा। कवि की परछाई भी अगर पीछे दिखेगी तो लोग सोचेंगे कवि भी प्रधानमंत्री की नकल कर रहा है। ठीक बात है। बड़ी मोहब्बत से आप सब लोग सुन रहे हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हाँ। सब लोगों ने अपने अपने ढंग से आनंद लिया। आज का कवि सम्मेलन अद्भुत हुआ, ये बात माननी पड़ेगी। सरस्वती वंदना से लेकर के अब तक क्या बढ़िया गीत सुनाए पूनम जी ने, क्या बढ़िया वंदना थी। पिछले दिनों तो मैं एक कवि सम्मेलन में फंसा। कवयित्री ने सरस्वती वंदना की। वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे, और इतना बेसुरा गा रही थी। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। स्वर का ज्ञान दे। लोग शिकायत करते हैं कि संपत सरल जी आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या घूमे, आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग यहाँ बैठे हैं। देश में एक अजीब सा वातावरण है, वो हमको स्वीकार करना पड़ेगा। एक तनाव सा रहता है, अवचेतन में गुस्सा बढ़ा जा रहा है, तरह तरह के विवाद खड़े किए जाते हैं। अभी और कुछ नहीं तो हलाल और झटका का नया विवाद है, जबकि बेचारे बकरे की कोई राय नहीं ली जा रही है। बकरे की। हाँ, एक उससे भी पूछ लेते। दरअसल कांग्रेस का भले ही यहाँ बोर्ड है और बीजेपी के भी लोग बैठे हैं, विचारधारा का संकट है। उनको खुश नहीं होना चाहिए, जो आ रहे हैं वो एक दिन जाएंगे भी। हाँ। आपकी मोहब्बत है सर, आपकी मोहब्बत है साहब। विचारधारा का संकट है। जैसे मुझे मालूम है कि सामने कौन लोग बैठे हैं। पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में एक विधायक थे, मुझे पता नहीं था किस पार्टी के हैं। मैंने यूं ही पूछ लिया, मैंने कहा साहब कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। बढ़िया बात। और जो जयकारे लगाने वाले हैं वो भी मेरा निवेदन स्वीकार करें, मोहब्बत की बातें हंस करके स्वीकार करें। वैसे सुरेंद्र जी का आदेश था कि आज पॉलिटिकल कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेकिन आप अच्छा सुन रहे हैं तो मैं 2-4 बातें कर लेता हूँ, फिर एक रचना आपको सुनाऊंगा। देखो भाजपा के लोगों का कितना आत्मविश्वास कमज़ोर है। इतनी बड़ी विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली कांग्रेस में हर समय तोड़फोड़ करती रहती। अगर यही हाल रहे तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे में कमल का फूल। और अगर इसी तरह से सारी चीजें रही तो ये सब नेताओं का बिकना बिकाना, खरीद फरोख्त, ये थोड़े दिन की बातें हैं। जल्दी ही इंडिया डिजिटल हो जाएगा, फिर ये तमाम नेता आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। बढ़िया। वाह वाह वाह। और पुराने नेता भी निराश न हो, वो अपने आप को OLX पर डाल सकते हैं। वाह वाह वाह। बहुत अच्छा लगा इतना बड़ा मेला, और किस आनंद के आप सुन रहे हो। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। दोनों में अंतर बताता हूं मैं आपको। समस्या वो नहीं है राजनीति की जो आप समझ रहे हैं, समस्या कहीं और से संचालित है। बाजार हर युग की जरूरत है। बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें पैदा करना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें पैदा बना करके जरूरत पैदा करना। आज पूरी दुनिया इस गिरफ्त में है, वो चाहे यहाँ के चुनाव हो, चाहे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो। इन बुनियादी चीजों को आपको समझना चाहिए।
इस तरह के मेले लगना बहुत जरूरी हैं। आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे ये तक भी कोई और तय कर रहा है। मुंशी, इस मेले का महत्व देखना, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि अगर मेले लगेंगे और हामिद दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। क्या बात, वाह 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 वाह। ये जो बुनियादी चीजें हैं इनकी तरफ आदमी का ध्यान जाना चाहिए। जैसे उधर से मोदी जी की जय लगी, मुझे भी अच्छा लगा। वो आपके जितने प्रधानमंत्री हैं उतने मेरे भी हैं। हाँ, तो दरअसल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, सरकार किसी भी पार्टी की। और जब चुनाव हुआ विपक्ष कमजोर हो या कमजोर किया जाए तो ये जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की और बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बाकी हमें किसी पार्टी से और उससे कोई लेना देना नहीं है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी। पदम एलबेला जी ने आज बहुत बढ़िया गीत सुनाया, तबीयत खुश हो गई। अदब की महफिल और राजनीति में ये अंतर होता है। 84 साल की उम्र है, पॉलिटिक्स में होते तो अभी मार्गदर्शक मंडल में होते। हाँ, भ्रष्टाचार जरूर कम हुआ है 7-8 साल में, रेटें डबल होगी, गारंटी आधी है। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। अब आपकी तालियां उठेंगी, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। वाह, बहुत अच्छी, वाह वाह वाह। अवचेतन में गुस्सा भरा जा रहा है, हंसना घट रहा है। इन चीजों से सतर्क रहिए। गुस्सा किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुद समस्या है। देखो आज नेताओं को कितना अवचेतन में गुस्सा और कैसे गुस्से में रहते हैं। गृह मंत्री तो इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको पीटने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। ये जो चीजें हैं इनकी तरफ ये कवि लोग आपका ध्यान खींचते, आपके चेहरों पे मुस्कान लाते हैं। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं जी, स्वागत। मीडिया के लोग भी यहाँ बैठे हैं। हाँ, दरअसल इनके कुछ हाथ में नहीं है, ये भी क्या करें। हाँ, ये लिख करके ले जाते हैं, वो वहाँ छपता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ किसी और का कुछ दखल रहता है। ऐसी चीजें हैं, वो अपन भले स्वीकार न करें। ये भी दुखी हैं। आज आए थे दोपहर में, ये भी जानते हैं हम चीजों को। लेकिन राजस्थान को आदमी के अजी सहज रहे तो हास्य है। वो एक 65-70 साल को बुजुर्ग आदमी डॉक्टर का करने गए, बोले डॉक्टर साहब घुटना में तकलीफ है। डॉक्टर घुटना चेक करके एक पर्ची लिख दी, बोले बाबा जी 2 टाइम रगड़ जो। वो पर्ची देख करके पूछो डॉक्टर साहब लिखेड़ी की बिना लिखेड़ी कौन सी तरफ से रगड़नी है। तो जिंदगी में आप सब लोग सहज रहोगे तो हास्य है, उल्लास है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन कीमत ज्यादा दे दी। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही। 15 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकारें 70 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। वाह 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 वाह। ऊपर से व्यवस्था का मजाक देखिए, अरबों रुपए का आईपीएल उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल बसते। वाह 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 वाह। पहले ऐसी चीजें नहीं थी। अभी तो बाबा रामदेव जी से किसी ने पुराने बयान पे कोई पूछ लिया तो उन्होंने ऐसा आक्रामक जवाब दिया। ऐसा नहीं, आदमी को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए, गलती है तो स्वीकार करना चाहिए। एक रचना आप सुनिए साहब, ये मैंने गांव से उठाई। एक आदर्श भारतीय गांव। बेटा बैठ जा, आप बिल्कुल स्वागत। हाँ, इतने रात गए भी सादा पानी बांट रहा है। जबकि राजस्थान में तो 8 बजे बंद हो जाती है। कुछ भी कहो, इस फैसले से एक फायदा हुआ, सारे शराबी पंचुअल हो गए। बढ़िया बात है। एक आदर्श भारतीय गांव। गांव और शहर में अंतर है। शहर में सांप्रदायिकता होती है, गांव में सभी धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं।
गांव में जातीय कट्टरता होती है, शहर में यह पहचान नहीं होती। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, आप सुनिए। स्वागत भैया। एक आदर्श भारतीय गांव। मैं गद्य पाठ करता हूं जैसा शरद जोशी जी, केपी सक्सेना जी करते थे। मैं कविताएं नहीं सुनाता, बाकी लोग आपको सुनाएंगे। जी स्वागत। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है और गांव में रह करके उस चुनौती और संघर्ष को झेलना अलग बात है। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। वाह 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 वाह। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं, वह राजधानी से 50 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। हाँ, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल ने, ठाकुर साहब बसाते थे। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था और व्यंग पर आपकी करतल ध्वनि हो, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर अच्छा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहाँ डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। और आज की शाम इस गणगौर मेले के उपलक्ष्य में ये आयोजित आपने कवि सम्मेलन जुटाया है इस पवित्र मंच पर। इससे तीखा और आक्रामक व्यंग मैं नहीं कह सकता था। सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति है, भाई विनीत का संचालन है। अच्छा लगे मुझे दाद दें, अच्छा न भी लगे, समझ में न भी आए तो मेरी हिम्मत की दाद दें। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहाँ जरूरत है, किस तरह मूल मुद्दों से, बुनियादी बातों से ध्यान हटाया जा रहा है। देखें, यूं भी एक एक आदमी की तालियां चाहूंगा। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। वाह, बहुत अच्छे संपत जी। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, तीनों मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। वाह। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। वाह। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं, व्यंग देखें, गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। वाह। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। वाह वाह। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। अच्छा। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। दुखी हो गए। और लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। वाह 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 वाह। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। वाह 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 वाह। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। और एक शब्द का आनंद लें, उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। वाह। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। जी।
स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। वाह। और ध्यान से सुने, पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। वाह 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 वाह, बड़ी मोहब्बत दी आपने। अब देखें असली व्यंग जो इसका पूरा सार है। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। वाह। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। वाह 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 वाह। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। भाई बढ़िया है, वाह 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 वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और व्यंग का आनंद तो आप अब लेंगे। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। समापन की ओर बढ़ता हूं। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले ही किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं दावे से कहता हूं, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्मस्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। बहुत अच्छे। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत अच्छे। घरों में 2 चीजें सबके यहाँ फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। वाह 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 वाह। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते हैं। वाह वाह वाह। मैं इसका समापन कर रहा हूं। गांव के लोगों का सांप्रदायिक सद्भाव और उनकी मोहब्बत देखें। दोस्तों, एक निवेदन कर दूं, गुस्से में क्रोध में कुछ नहीं रखा, दुनिया प्रेम से चलती है। जंगल में अगर आग लगेगी तो न तो वो बरगद बच पाएंगे जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। वाह 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 वाह। और यहाँ कांग्रेस के लोग बैठे, आप भी निराश मत हो, समय उतार चढ़ाव चलता रहता है। हो के मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। वाह। जो हो, समापन देखें, जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। सेंस ऑफ ह्यूमर देखें। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं। सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल देखना। मोहब्बत माताएं बहनें भी बैठी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देर रात तक लोग इतना इस तरह से बैठ के सुन रहे हैं। और देखो, आप लोग भी शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो। वो भी बता रहे थे अलबेला जी भी, पत्नी को साथ रखा करो वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। लाचार चरणदास जी को ठांसे गए जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ, पूछ बैठे, चरणदास जी ये जूते कहाँ से मार लाए? मतलब कितने के पड़े? एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। भरपूर तालियों से विदा करना। मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा, पेड़ से तोड़े हैं। इकबाल मियाँ बोले, महाराज कच्चे तोड़ लिए।